हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सारे। तो लास्ट वीडियो में जो हमने इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया था, इक्विलिब्रियम क्या होता है एंड फाइनली हम इक्विलिब्रियम को कितने टाइप्स का हमारा इक्विलिब्रियम होता है, फिजिकल, केमिकल एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, उनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमारी प्रीवियस वीडियो थी एंड इस वीडियो में हमने क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, फिजिकल रिएक्शंस हैं, और साथ में हमारे पास जो फिजिकल जो इक्विलिब्रियम है उसके फर्दर जो टाइप्स पढ़े थे हम, कि हमारे पास कितने फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम है और उनके फर्दर टाइप्स क्या हैं उनके बारे में पढ़ा था। ओके, तो आज जो हम न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से डायनामिक इक्विलिब्रियम है, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो साथ में कि इक्विलिब्रियम जो रिएक्शंस हैं उनकी आयनिक इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है वो फर्दर हम उसको क्लासिफाई करते हैं कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम्स क्या होते हैं एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ने वाले। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स गो। इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। तो लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो फिजिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ा था एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी थी हमने कि हमारे पास फिजिकल जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है। हमने जनरल जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ, फिर भी हम दोबारा से उसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली वैन हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। वैन द रेट of the forward and reverse reactions becomes equal, ठीक है। The concentration of the reactant and the product remains constant. The concentration of the reactant and products remains कांस्टेंट। क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। इसी को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। और इस जो ये कंडीशन है, इस स्टेज को क्या बोला जाता है? डायनेमिक इन नेचर। ठीक है। तो जब हमारे पास फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, और हमारा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मान लो हमारे पास ए है और बी है, इन दोनों को हमने क्या किया, ये सी एंड डी बना रहा है, तो ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है? डिफरेंट बन रहा है, बट कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों क्या रहे? सेम है, एंड ये इक्विलिब्रियम पे आ गया। ठीक है। जैसे जैसे टाइम पास होगा, ए मान लो सी बना रहा है, बी हमारा डी बना रहा है, तो सी अगेन क्या बना रहा है? ए बना रहा है, और डी अगेन क्या बना रहा है? बी बना रहा है। तो इस कंडीशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों क्या हो? सेम हो, तो उस टाइम हम उसको क्या बोलेंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर हम इसको केमिकली एक तरीके से हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि मान लो ये टाइम है, हमारे पास कंसंट्रेशन है यहां, तो मान लो हमारे पास ये क्या है, एक ये है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, एक कुछ इस तरीके से है और एक कुछ ये है। यहां टाइम है
और यहाँ कंसंट्रेशन है। यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, हाईएस्ट है, और यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, लोवेस्ट है। तो एक्चुअली क्या है कि मान लो ये आपका A एंड B है, ये आपका क्या है, A एंड B है, और ये क्या है, C एंड D है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि अगर मान लो हमारे पास कंसंट्रेशन हाई है A और B की, तो जैसे जैसे टाइम होगा तो हमारी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। और हमारे पास स्टार्टिंग में टाइम बिल्कुल जीरो है, कंसंट्रेशन जीरो है, किसकी, C एंड D की। जैसे जैसे टाइम होगा तो ये इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे ये मैक्सिमम, यहाँ पे ये मिनिमम, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, इक्विलिब्रियम। और इसी इक्विलिब्रियम को बोला जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये है आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो जैसे मान लो आपको मैं एक एग्जांपल दूं इसका, कि हमारे पास ये कॉमन एग्जांपल है, आपने बहुत बार पढ़ा, N2 प्लस में H2 क्या बन रहा है, पता है सबको, अमोनिया। तो यहां पे कितने पार्टिकल्स होते हैं, 3 पार्टिकल्स होते हैं। हमने इसको बैलेंस कर लिया, ये बैलेंस इस टाइम। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या है, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई कि हमारे पास H2 था, N2 था, दोनों गैसेस थी, और हमें क्या मिला, अमोनिया मिला। हमें अमोनिया अगेन डिकम्पोज हुआ, ये अगेन अमोनिया था, वो क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ, और अगेन क्या बनाया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अगेन सर्टेन कंडीशन मिली, यही अगेन फिर बना, फिर ये बन रहा। तो ये एक हमारे पास जो ये अमोनिया फॉर्मेशन होता है, अमोनिया फॉर्मेशन इज बाय हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस ये आप 12th में पढ़ोगे। तो एक्चुअली में मैं थोड़ा सा आपको सिंपली बता दूं कि हैबर प्रोसेस है क्या, कि हमारे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन लिया 1:3 के रेशियो में। कितने रेशियो में, क्योंकि नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, 1:3 के रेशियो में, और जो हमारा प्रोडक्ट बना 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स बन रहे। तो ये अमोनिया जो मिल रहा है हमें लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, एंड लिक्विड फॉर्म में भी कंप्लीटली नहीं मिलता। अगेन ये रिएक्शन आती है, ये सर्टेन कंडीशन होती है, हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं, एंड साथ में 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एंड सर्टेन टेम्परेचर होता है। ये कंडीशन है, इन कंडीशंस पे ही हमें अमोनिया मिल रहा है। अगेन अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है, अगेन क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल रहा है। तो इसी तरीके से मान लो H2 एंड I2, ये भी कॉमन एग्जाम्पल है। ये क्या बनाना है, 2HI। तो यहाँ हाइड्रोजन आयोडीन दोनों की रिएक्शन को यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। तो ये भी क्या है, हमारे पास इसी तरीके से एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ये क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे पास जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं, हाइड्रोजन आयोडीन, और ये हमारे पास एक तरीके से डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। अब है फर्दर हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो है क्या, एक्चुअली सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या होता है। A mixture of reactants and products in equilibrium state is called equilibrium mixture। इक्विलिब्रियम मिक्सचर यानी हमारे पास एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ गई, उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम मिक्सचर बोलेंगे। ओके, एक्चुअली लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब होता है द रेट
at which a substance react is proportional to its active mass and the rate of chemical reaction is proportional to product of the active mass of the reactant substance. ओके तो एक्चुअली क्या है कि हमारे पास मान लो अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो अगर हमारे पास रिएक्शन है A प्लस में B इज इक्वल टू C प्लस में D, ये रिएक्शन है। तो रिएक्शन को अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इसका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं Kc से, और Kc क्या है? प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D, एंड रिएक्टेंट यानी कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। तो Kc इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। तो जो Kc है इसी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन का। ठीक है, मान लो मुझे अभी जैसे हमने रिएक्शन लिखी N2 प्लस में H2, ठीक है, ये कन्वर्ट हुआ हमारा 2NH3 में। तो हम इसका मान लो हमें क्या करना है, इसकी रिएक्शन आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, Kc लिखना है। तो हम Kc किस तरीके से लिखेंगे? Kc लिखेंगे हमारे पास अमोनिया है NH3 अपॉन में N2 एंड H2। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है आपका Kc है किसी भी रिएक्शन को हम। ठीक है, तो अगर हमें किसी का भी सब्सटेंस का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है या फिर उसकी रिएक्शन लिखना है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इजीली हम इसमें Kc निकाला, तो Kc की अगर हमने पास इसमें मैंने बोला था आपको 1:3 रेशो है, एंड इधर हमारे पास 2 है, तो N2NH3 उसकी पावर कितनी आएगी? 2 आएगी। यहाँ नाइट्रोजन है, वहां पावर 1 है तो हमें कोई पावर नहीं आएगी, बट हाइड्रोजन की कितनी है? 3 है, 3 मोल्स हैं, तो हमारे पास पावर कितनी आएगी? 3 आएगी। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन। अगर मान लो इसको मैं इसकी बोलूं कि रिवर्स रिएक्शन की Kc क्या होगी, तो यहाँ पे Kc इज इक्वल टू क्या होगा? N2, कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अमोनिया की पावर कितनी आएगी? 2। तो ये है फॉर रिवर्स या फिर बैकवर्ड रिएक्शन की, और ये है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम Kc निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।